नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और जैसे कि हम डेली कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना क्या है कि प्रीलिम्स स्पेशल बैच की शुरुआत की जा रही है। इसमें आपके 3 बैच होने वाले हैं। एक आपका सामान्य अध्ययन प्लस सीसैट का, दूसरा सिर्फ सामान्य अध्ययन का और तीसरा सिर्फ सीसैट का। इन दोनों बैचेस की शुरुआत आपकी 15 नवंबर से हो रही है। सीसैट का बैच आपका 24 नवंबर से शुरू होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आपको वेबसाइट शो हो रही होगी, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे होंगे, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश में बनेगा जनजातीय संग्रहालय। तो इसके लिए काफी समय से बातें चल रही थी और फाइनली अब क्या है, इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। दूसरा है भारत और बांग्लादेश की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो ये कौन सी परियोजनाएं हैं जो इन दोनों देशों ने मिलकर के शुरुआत करी है इनकी। भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म कहां पर बनाया जा रहा है और अंत में है प्रोजेक्ट कुशा। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय से। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अभी संग्रहालय कहां पर बनना है, तो ये संग्रहालय बनेंगे आपके मिर्जापुर में, सोनभद्र में और महाराजगंज में। इन 3 जगहों पर जनजातीय संग्रहालय बनाने की अनुमति कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई है। तो ये 3 जगह महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सबसे पहले आपका मिर्जापुर, दूसरा आपका आ जाता है सोनभद्र और तीसरा आ जाता है महाराजगंज। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है जनजातीय संग्रहालय, तो एक आपका सेंस काम करना चाहिए कि जो बेसिकली जो जनजातियां हैं वो आपके मिर्जापुर सोनभद्र इलाके में ज़्यादा पाई जाती हैं। सोनभद्र का जो क्षेत्र हो जाता है आपका किस प्रकार से हो जाता है, पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है। वहाँ पर आपके बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं वो भी निवास करती हैं। और यहाँ पे आ जाता है महाराजगंज। तो यहाँ पर ये जनजातीय संग्रहालय बनने वाला है। आगे आ जाते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो उत्तर प्रदेश में यदि मैं बात करूँ तो वर्तमान में 15 जनजाति जो समूह हैं वो निवास करते हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, इनको सूचीबद्ध किया गया है। उनमें भौगोलिक असमानता के साथ साथ रीति रिवाज, इनका जो रहन सहन होता है, इनका जो खान पान होता है, इनकी जो ट्राइब्स होते हैं वो हमसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उनकी जो अभी मान्यताएं कह लो वो अलग होती हैं। उन्हीं के संरक्षण के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, उनको एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए यह जनजातीय संग्रहालय जो है संरक्षण हेतु बनाया जा रहा है। ठीक है, कला में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। उन्हें संरक्षित करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि उनके संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं, तो मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में यह जनजातीय समूह बनेगा। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिए संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा जमीन संस्कृति विभाग लखनऊ आवंटित करेगी। तो इसके लिए जमीन का आवंटन कौन कर रहा है, तो संस्कृति विभाग लखनऊ द्वारा यह जमीनें आवंटित की गई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रत्येक संग्रहालय के लिए केंद्र सरकार, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राज्य सरकार यहाँ पर पैसा नहीं दे रही है। जो फंडिंग दी जा रही है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है, यानी राज्य सरकार पर इसके वित्तीय वहन का कोई भी बोझ नहीं आने वाला है। तो करोड़, कितने करोड़, 15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहालय के लिए। मिर्जापुर में अतरैला पांडे गांव में 4.046 हेक्टेयर की जमीन, सोनभद्र में कहां बन रहा है ये, रॉबर्ट्सगंज में। तो रॉबर्ट्सगंज में 2.82 हेक्टेयर की जमीन और महाराजगंज के नौतनवा तहसील में 0.506 हेक्टेयर की जमीन को अलॉट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्र याद रखिएगा। मिर्जापुर का क्षेत्र कौन सा है, अतरैला। ठीक है, यदि मैं बात करूं कहाँ की, सोनभद्र की, तो यहाँ पे आ जाता है रॉबर्ट्सगंज और महाराजगंज में बन रहा है नौतनवा में। संग्रहालय में जनजातीय जीवन से जुड़ी आपकी क्या होने वाली है, जानकारियां होंगी, सूचनाएं होंगी, फिल्में होंगी, चित्र होंगे, इससे संबंधित वहां पर चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर डिजिटल थिएटर जो है वो भी स्थापित किया जा रहा है, जहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ट्राइबल आउटलेट्स के माध्यम से जनजातियों द्वारा तैयार उत्पादों का भी वहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा, यानी जो ट्राइबल्स चीज़ें बनाते हैं। आप देखते हो कि अफ्रीका में देखते हो तो बहुत
अजीब टाइप की ट्राइबल्स कभी कभी आपको देखने को मिलती हैं। किसी ने नेक में बहुत लंबी नेक है, किसी की परंपरा है लिप्स में सर का वो रिंग डाल करके रखने की। तो इसी तरह से जो इनकी स्पेसिफिक चीज़ें होंगी जो ये बनाते होंगे, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो किसी चीज़ को बुन करके कुछ बनाते होंगे, तो इन सारी चीज़ों के आउटलेट्स भी वहाँ पर दिखाने के लिए रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी हमारे जनजातीय समूह से संबंधित। यहाँ पर हमें 3 ही चीज जानने वाली जरूरी थी। क्या थी? सोनभद्र, महाराजगंज और एक आप मुझे कमेंट में बताना कि कहाँ ये बन रहा है, क्योंकि इसको मैंने काफी बार इसीलिए बार बार रिवाइज कराया ताकि आपको ये यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। भारत और बांग्लादेश की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो यह कौन सी परियोजनाएं हैं, इनसे भारत को क्या लाभ मिलने वाला है, और भारत व बांग्लादेश की इससे पहले क्या कोई इस प्रकार की परियोजनाएं चल रही थी, इन तीनों बातों पर हम चर्चा करेंगे और इन परियोजनाओं से लाभ क्या होगा यह भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हाल ही में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने 3 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये तो बात रही उद्घाटन से संबंधित कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे परियोजना आ जाता है आपका खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन। तो सबसे पहली रेल लाइन जो बन रही है आपकी खुलना मोंगला बंदरगाह पर रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। अब यह कैसे हो रहा है? तो इसका निर्माण 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल लागत के माध्यम से तथा भारत की रियायती जो ऋण सुविधा है, ऋण उपलब्ध कराता है, इसके माध्यम से किया जा रहा है। इसे मोंगला बंदरगाह को खुलना के मौजूद रेलवे जो नेटवर्क है उससे जोड़ा जाना है। अब कनेक्टिविटी से बिल्ड हो रही है। बंदरगाह जो आपका पोर्ट है वो अगर रेलवे लाइन से आपके अटैच हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सामान की आवाजाही, व्यापार और इन सारी चीजों से संबंधित क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। और साथ ही साथ क्या होगी, इस समय सुलभ मार्ग, एक जो संपर्क मार्ग है, सुलभ संपर्क मार्ग है, वह स्थापित हो जाएगा। व्यापार में इससे बढ़ोतरी भी होगी। तो इसी उद्देश्य से इसको जोड़ा जा रहा है नेटवर्क, और यह लगभग 65 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण इसमें शामिल किया गया है। तो ये हो गया आपका खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन के बारे में। आगे देख लेते हैं अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क। ये दूसरी परियोजना है। इसमें क्या होगा, यह परियोजना भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को इसमें सहायता प्रदान की गई है। कितनी? तो 392.52 करोड़ की अनुदान सहायता के तहत तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना में बांग्लादेश 6.78 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेल लाइन का निर्माण करेगा। त्रिपुरा में यह जो लंबी रेल लाइन है वह है 5.46 किलोमीटर की, और यदि मैं बात करूं इसकी टोटल लंबाई की तो है 12.24 किलोमीटर्स। 12.24 किलोमीटर्स की इस रेल लाइन का निर्माण इसमें होने वाला है, जिसमें त्रिपुरा की कितनी है? 5.46। आगे आ जाते हैं, तीसरी देखते हैं कौन सी है, तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। यहाँ पर एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है उसकी स्थापना की जा रही है, और इसके निर्माण हेतु भारतीय रियायती वित्त पोषण योजना के तहत 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया है। तो यहाँ पर ऋण प्रदान किसमें किया जा रहा है? डॉलर में प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत बांग्लादेश ने खुलना डिवीजन में 1320 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण करना शामिल किया है, और इसका जो नेतृत्व कर रही है वो कौन कर रही है? तो भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो निर्माण, इसका नेतृत्व, कितनी लंबी, किस मेगावाट की, कितने मेगावाट की, ये जो बिंदु हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको याद रखिएगा आप। चलिए आगे देख लेते हैं इस प्रकार की और कौन सी योजनाएं हैं जो कभी पूर्व में चलाई गई हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य। जो भारत के एनटीपीसी लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, ये बात की जा रही है पावर प्लांट से संबंधित। अब देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख अन्य योजनाएं कौन सी हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन है, गंगा जल संधि और कुशियारा नदी संधि। इसके बाद आता है संयुक्त अभ्यास, सेना में व्यायाम संप्रीति और नेसा में व्यायाम बोंगो सागर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक चीज देखिएगा, सेना में बात कर रहा है व्यायाम संप्रीति की, और नौसेना में आपके बात कर रहा है व्यायाम बोंगो सागर की। तो इन दोनों के मध्य जो संयुक्त एक्सरसाइजेस होती हैं उनका ये नाम है। आगे आ जाते हैं इस परियोजना का महत्व, यानी कि इससे क्या लाभ होने वाला है, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले कनेक्टिविटी संवर्धन।
बंदरगाह को रेल जो लाइन है उससे जोड़ा जा रहा है, पोर्ट से जोड़ा जा रहा है, थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है सबसे पहले तो ये बिल्ड होगी। दूसरा है ऊर्जा सुरक्षा होगी, जो पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है इससे ऊर्जा का संरक्षण होगा। द्विपक्षीय संबंध भारत और बांग्लादेश के मजबूत होंगे इसके साथ, और व्यापार का विस्तार होगा। अंत में आर्थिक सहयोग को इससे बढ़ावा भी मिलेगा दोनों देश को। इससे क्या होगा, आर्थिकी दोनों की मजबूत होगी, आदान प्रदान में आसानी से हो पाएगा। आगे आ जाते हैं, भारत का पहला लेवेंडर फार्म कहां पर बनाया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा पहला लेवेंडर शायद मेले का आयोजन किया था, कुछ दिन पहले किया गया था। अभी ये पहला लेवेंडर फार्म बनाया जा रहा है। तो भारत का पहला लेवेंडर फार्म जो विकसित किया जा रहा है वो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में किया जा रहा है। ठीक है, अगर अभी याद हो तो हाल ही में एक बहशोली, शायद तो शॉल थी, बहशोली पश्मीना शॉल जम्मू कश्मीर को, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया हो, यदि आपको याद हो। ठीक है, यह कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग के स्वामित्व वाली 2 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है आपका यह लेवेंडर फार्म। तो सबसे पहले बन कहाँ रहा है, जम्मू कश्मीर के कठुआ में, और कितनी भूमि पर, तो 2 हेक्टेयर की भूमि पर इसका निर्माण किया जा रहा है। यूरोप के मूल निवासी लेवेंडर को 2018 में CSIR अरोमा मिशन के तहत जम्मू संभाग के समशीतोष्ण क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन द्वारा पेश किया गया था। यह डोडा भारत की बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान भी कहा जाता है। साथ ही साथ यह फॉर्म कृषक समुदाय के बीच लेवेंडर की खेती के बारे में जागरूकता फैलाएगा, और इससे क्या होगा कि भविष्य में आय के जो वैकल्पिक स्रोत हैं कृषकों के लिए वो भी बिल्ड हो पाएंगे, जिससे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ कृषि निदेशक द्वारा कठुआ में लेवेंडर की फॉर्म की स्थापना के लिए 30,000 लेवेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, तो ये थी इससे संबंधित कि क्या इससे लाभ होगा। तो ऑब्वियसली बात है, कृषकों को एक नई खेती के बारे में पता चलेगा, उनको लाभ प्राप्त होगा, वो प्रोत्साहित होंगे, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें इसमें शामिल थी। आगे आ जाते हैं, कौन सी न्यूज है हमारी, प्रोजेक्ट कुशा। तो क्या है प्रोजेक्ट कुशा, इसके बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट कुशा भारत की एक महत्वाकांक्षी रक्षा पहल है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ये एक रक्षा पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, तो 2028-29 तक अपनी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करना है, अपनी स्वयं की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करना है। ये इस उद्देश्य के साथ इसका निर्माण किया जा रहा है। यह प्रणाली 350 किलोमीटर की दूरी तक विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों, जैसे कि आपका आ जाता है स्टील्थ लड़ाकू विमानों, ड्रोन आ जाता है, क्रूज मिसाइलें होती हैं, इन सब का पता लगा सकता है, इनके बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पे ये लंबाई आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित। एक तो जब भी मिसाइल से संबंधित आएगी तो ये सतह पर वार करती है, सतह से हवा में वार करती है, इतने टन सामान जो है अपने साथ लेके जा सकती है, अपने साथ ये लड़ाकू विमान जो है ये लेकर के जा सकती है। उसी प्रकार यह प्रणाली जो है ये 350 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यदि इससे संबंधित प्रश्न आपका पूछेगा तो संभावना हो जाती है कि एग्जैक्ट वहां पर पॉइंट दे दे कि यह 350 किलोमीटर की दूरी तक इन चीज़ों का पता लगा सकता है। तो इसलिए यह दूरी महत्वपूर्ण हो जाती है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट में कभी कभी आपको फंसा देते हैं बेसिकली। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे स्टील्थ लड़ाकू विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम होगी। आगे आ जाते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो इसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO इस परियोजना का नेतृत्व कर रहा है, इसके द्वारा विकसित की जा रही है। प्रोजेक्ट कुशा का लक्ष्य है कि 3 स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली क्या की जाए, विकसित की जाए। अभी आपने देखा कि सिर्फ हम जमीनी स्तर पर देख रहे हैं कि ये 350 किलोमीटर क्या क्या कार्य करने वाली है, किसको भेजने वाली है। इसी को 3 स्तर पर जाकर के विकसित करना है, अर्थात विभिन्न प्रकार की ऐसी मिसाइलों का निर्माण करना है जो अलग अलग दूरी पर लक्ष्य को भेजने में सक्षम हो। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। इस परियोजना का बजट लगभग 2.5 बिलियन बताया जा रहा है, और वो भी बिलियन रुपए में, 2.5 बिलियन डॉलर है। ठीक है, यह परियोजना भारत को उन देशों के एक छोटे से समूह में जाकर के खड़ा कर देगी जिनके पास उनकी खुद की वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, यह प्रणाली रूस को S-400 प्रणाली के समान क्षमताएं प्रदान करने के लिए विकसित किया जा रहा है, जो भारत के पास पहले से ही है। हालांकि प्रोजेक्ट कुशा का लक्ष्य आत्मनिर्भरता है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी रक्षा समाधानों पर
अपना ध्यान केंद्रित करते हुए परियोजना परिचालन के पहलुओं को क्या कर रहा है, जांच कर रहा है और उनका नेतृत्व कर रहा है। तो प्रोजेक्ट से संबंधित जो जो चीजें थी मैंने आपको यहाँ पर बताई। अंत में आप सभी के लिए प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है, कृषि से, रक्षा से, विनिर्माण से या चिकित्सा से? तो आप सभी मुझे कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।